बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं आज की इस बेहद खौफनाक और रहस्यमयी कहानी की गहराई में। एक ऐसी कहानी जो मौत, धोखे और पारलौकिक शक्तियों के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसा किस्सा जिसने हर सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। तो चलिए पूरे फोकस के साथ इस रहस्यमयी दास्तान की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इन पर्दों के पीछे आखिर क्या छिपा है। जरा सोचिए, अगर किसी को कब्रिस्तान जैसी जगह पर कोई अजीब सी और रहस्यमयी चीज मिल जाए तो क्या उसे उठाकर घर लाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, है ना? पर हमारी कहानी की शुरुआत इसी एक छोटी सी पर बेहद भयानक गलती से होती है, जो आगे चलकर एक बहुत ही बुरे सपने में बदल जाती है। तो कहानी शुरू होती है एक अंतिम संस्कार से। शहर के एक जाने माने और रईस लड़के रोनी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। उसका सहपाठी पीटर कब्रिस्तान में मौजूद है, लेकिन पीटर का ध्यान आत्मा की शांति की प्रार्थना पर बिल्कुल नहीं है। उसकी नजर है वहां पड़े एक ओइजा बोर्ड पर। और जानते हैं उसने क्या किया? उसने लोगों की नजरों से बचकर चुपचाप उस बोर्ड को अपने कोट की जेब में रख लिया। बस यहीं से शुरू होती है वो जानलेवा गलती। घर आने के बाद पीटर अपने छोटे भाई को ये अजीब सा गेम खेलने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल करता है। घर पे उनके माता पिता नहीं हैं। दोनों भाई कमरे की सारी लाइट्स बंद कर देते हैं, आसपास ढेर सारी मोमबत्तियां जलाते हैं और बोर्ड के ऊपर रखे एक सिक्के पर अपनी उंगलियां रख देते हैं। एक तरह से वो मौत के खेल की शुरुआत कर रहे थे। अंधेरे कमरे में उन टिमटिमाती मोमबत्तियों के बीच वो दोनों लगातार एक ही लाइन दोहराने लगे, कोई भी पवित्र आत्मा जो यहां से गुजर रही हो, कृपया आएं। टेंशन बढ़ रही थी। उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में अपने ही घर में किस खतरनाक शक्ति को बुला रहे थे। और फिर अचानक बोर्ड पर रखा वो सिक्का अपने आप हिलने लगता है। छोटा भाई बुरी तरह घबरा जाता है। उसे लगता है पीटर मजाक कर रहा है, पर सच तो ये था कि पीटर खुद सदमे में था। जब पीटर उस आत्मा से उसका नाम पूछता है तो सिक्का एक एक करके अक्षरों पर रुकता है, और जो नाम बनता है वो था रॉनी। जी हां, वही रॉनी जिसे पीटर ने उसी सुबह दफनाया था। लेकिन सबसे डरावनी बात तो अभी बाकी थी। जब पीटर उस आत्मा से पूछता है कि वो यहां क्यों आई है, तो बोर्ड पर जवाब मिलता है बदला। और जब वो पूछता है किससे बदला लेना है, तो वो उइजा बोर्ड साफ साफ पीटर का ही नाम बताता है। यानी रोनी की आत्मा कोई भटकी हुई राहगीर नहीं थी, वो सीधे तौर पर पीटर को अपना निशाना बना रही थी। और इसके तुरंत बाद रॉनी की आत्मा साक्षात उन दोनों के सामने खड़ी हो जाती है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। उसके सिर से खून बह रहा था, आंखों की जगह सिर्फ गहरे गड्ढे थे और पूरे शरीर पर कब्रिस्तान की मिट्टी लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी कब्र फाड़कर निकल आया हो। इस भयानक रूप को देखकर पीटर की ऐसी चीख निकलती है कि अगले ही पल वो झटके से अपने बिस्तर पर उठ बैठता है। तो अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा, क्या ये सब सिर्फ पीटर के दिमाग का वहम था? क्या ये महज एक बुरा सपना था? पीटर को भी यही लगा। उसने चैन की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने उठकर अपनी अलमारी खोली, उसके होश उड़ गए। वो ओइजा बोर्ड बिल्कुल वैसे ही वहां रखा था जैसे वो उसे सुबह कब्रिस्तान से लाया था। और तभी अचानक से पूरे घर की बत्ती गुल हो जाती है। कहानी में अब आता है सबसे ज्यादा सस्पेंस वाला हिस्सा। अंधेरे में पीटर अपने मोबाइल की टॉर्च चलाकर अपने छोटे भाई को ढूंढता हुआ गार्डन तक पहुंचता है। वहां एक कुर्सी पर उसे अपना भाई बैठा हुआ दिखता है। पीटर उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगता है, पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही घर की लाइट वापस आती है, पीटर देखता है कि उसका असली भाई तो सामने से घर के अंदर से चला आ रहा है। तो फिर वो शख्स कौन था जिसे पीटर गार्डन से पकड़कर अंदर ला रहा था? बिल्कुल सही समझे आप, वो रोनी की आत्मा थी। गार्डन वाली उस आकृति ने मुस्कुराते हुए पीटर को देखा और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, बदला। पीटर बुरी तरह डर गया। पर जब उसने अपने छोटे भाई को यह सब बताया तो भाई ने उसका मजाक उड़ा दिया। उसे लगा पीटर ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है और ये सब उसके नशे का असर है। यहां आकर कहानी एक नॉर्मल घोस्ट स्टोरी से निकलकर एक डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर में तब्दील हो जाती है। आखिर रॉनी की आत्मा सिर्फ और सिर्फ पीटर के पीछे क्यों पड़ी थी? पीटर तो कह रहा था कि उसने रॉनी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो फिर ऐसी कौन सी बात थी, ऐसा कौन सा राज था जो पीटर दुनिया से छिपा रहा था? अगली सुबह अपनी जान के डर और भयंकर अपराध बोध से भरा हुआ पीटर भागता हुआ सीधा चर्च पहुंचता है। वो फादर के पास कन्फेशन बॉक्स में जाता है और रोने लगता है। वो कांपते हुए कहता है, मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
और दोस्तों, यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला राज खुलता है। ये सच्चाई पूरी कहानी को ही पलट देती है। असल में हुआ ये था कि रॉनी ने पीटर को कॉलेज के एग्जाम पेपर लीक करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था और उसे धमकी दी थी। अपने इस राज को छिपाने के लिए पीटर ने एक खौफनाक साजिश रची। उसने जानबूझकर एक ट्रक ड्राइवर को बुलाया जिसने रॉनी की बाइक को टक्कर मारी, और जब रॉनी सड़क पर तड़प रहा था ना, तब पीटर ने खुद अपनी बाइक रॉनी के ऊपर चढ़ाकर उसे बेरहमी से मार डाला। तो सीधी सी बात यह है कि पीटर किसी भटकी हुई आत्मा का निर्दोष शिकार नहीं था, वो खुद एक कातिल था। इस खुलासे के बाद तो कहानी का नजरिया ही बदल जाता है। जो पीटर हमें अब तक एक बेचारा और डरा हुआ इंसान लग रहा था, असल में वही इस पूरी मौत का मास्टरमाइंड था। उसने अपने ही दोस्त का खून किया था। पीटर की ये डरावनी बातें सुनकर फादर ने उससे जो कहा वो सच में दिल दहला देने वाला था। उन्होंने कहा, रॉनी की आत्मा तो शायद तुम्हें माफ कर दे, लेकिन तुमने जो गुनाह किया है उसके लिए भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये बहुत गहरी बात है। अपनी गलती मानना सुधार की तरफ पहला कदम जरूर है, पर कुछ पाप इतने बड़े होते हैं कि उनकी सजा मिलनी तय होती है। जैसे ही पीटर चर्च से बाहर निकलता है, उसे एक बार फिर रॉनी की आत्मा दिखती है, पर इस बार कुछ अलग था। वो आत्मा गुस्से में या खौफनाक नहीं लग रही थी। वो बिल्कुल शांत खड़ी थी और बस पीटर को घूर रही थी, मानो उस आत्मा का काम अब पूरा हो चुका हो। और अचानक अगले ही पल एक तेज रफ्तार ट्रक वहां से गुजरता है और पीटर को पूरी तरह कुचल देता है। पीटर की वहीं मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। ये था इस कहानी का अल्टीमेट क्लाइमैक्स। क्या आपको इसमें एक पैटर्न दिखा? पीटर को बिल्कुल वही खौफनाक मौत मिली जिसकी साजिश उसने रॉनी के लिए रची थी। ये पूरा किस्सा हमें इस कहानी के सबसे बड़े सबक की तरफ ले जाता है, और वो है कर्म। कर्म का सीधा सा उसूल है कि आपके इरादे और आपके काम ही आपका आने वाला कल तय करते हैं। वो ओइजा बोर्ड, वो आत्मा, ये सब तो बस एक जरिया थे। असल में ये इस पूरे ब्रह्मांड का अपना हिसाब बराबर करने का तरीका था। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कंपैरिजन देखिए। एक तरफ थी रोनी की आत्मा जिसने अपना मर्डर करने वाले का कन्फेशन सुनकर उसे माफ कर दिया और शांति पा ली, लेकिन दूसरी तरफ था डिवाइन जस्टिस, यानी ऊपर वाले का इंसाफ, जो बिना अपना हिसाब बराबर किए रुकता नहीं है। कुदरत ने अपना न्याय किया, और वो भी बिल्कुल उसी सटीक और खौफनाक तरीके से जैसा पीटर ने किया था। इस पूरी कहानी का निचोड़ सिर्फ इस एक लाइन में छिपा है, रोनी ने तो अपने कातिल को माफ कर दिया, लेकिन भगवान ने नहीं। ये लाइन साफ करती है कि आपका कोई भी बुरा काम कभी भी बिना नतीजे के नहीं छूटता। अब कितनी भी माफी मांग ले, ब्रह्मांड का तराजू हमेशा खुद को बैलेंस कर ही लेता है। तो इस विश्लेषण को हम इस एक गहरे और चुभने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या कोई काला सच वाकई हमेशा के लिए दफन रह सकता है, या फिर ये ब्रह्मांड, ये नेचर घूम फिर के अपना हिसाब बराबर कर ही लेता है? इस कर्म और कॉस्मिक जस्टिस के बारे में सोचिएगा जरूर। आज के इस सफर में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।